वेलोसिटी कर लिया दोनों टाइप का, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एक्सीलरेशन कर लिया दोनों टाइप का, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। और डायरेक्शन चेंज होने से एक्सीलरेशन कैसे होता है वो कर लिया है। ठीक है, वेक्टर के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं वो कर लिया है। डिफरेंशियल के थ्रू क्या फॉर्मूले होते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे लिखते हो, ds बाई डी टी। एक्सेलरेशन कैसे लिखते हो, dv बाई डी टी, या फिर v dv बाई डी एस। ऐसा मैंने बताया तुम्हें ऐसा? अच्छा, मतलब इसमें मैं अगर ds से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँ इससे, है ना, कि dv बाई डी टी, और इसमें मैंने ds और ds से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाली चीज़ हो गई वेलोसिटी। तो v dv बाई ds। ठीक है जी। तो अच्छा, मोशन बता दिया मैंने तुमको, टाइप क्या क्या होता है, रेस्ट जिसमें कोई पोजीशन वेक्टर चेंज नहीं हो रहा होता। फिर मैंने तुमको बताया है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन कैसी होती है, ठीक बात है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। सही, तो डी एस इज इक्वल टू वी डी टी। ऐसा लिख दूंगा कैसे, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। अब क्योंकि v को तो तुम क्या कह रहे हो, तो बाहर लिख लो डी टी, ये क्या हो गया डी एस, इसका इंटीग्रेशन, और ये कितना t, ये क्या चीज़ है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल टू ये क्या, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो तुम्हारा पुराना फॉर्मूला है। तो वो जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं वो किस टाइप की मोशन के लिए एप्लीकेबल है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, कि एक ट्रेन चली जा रही है, मान लो ऐसे कोई ट्रेन है, यहाँ पे एक पोल है, तो ट्रेन कुछ आ रही है 72 किलोमीटर पर आवर से चली जा रही है। ट्रेन की जो लेंथ है वो 300 मीटर है, तो इस पोल को कितनी देर में पार कर लेगी, ज़्यादा पूछा रहा हूँ मुझको। तो ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से पूछ रखा है कितना है, किलोमीटर पर आवर अपने को अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, कितना हो जाएगा 18/5 या 5/18। हाँ, मुझे भी है। कम होना चाहिए, 72 से ज़्यादा तो आएगा नहीं, कम आएगा, कम कब आएगा, ऐसा मेरा जुगाड़ है। ठीक है, ऐसा करके हो गया। कब पार करती मानी जाएगी ट्रेन के, अब इसने इसको क्रॉस करना शुरू किया है ना, और जब ट्रेन पहुंच जाएगी इस सिचुएशन में, तो माना जाएगा कि ट्रेन ने उसको क्रॉस कर लिया। तो ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी इसको क्रॉस करने में, अपनी लेंथ के बराबर। भाई पहले उसका इंजन कहाँ था, यहाँ पे था, इंजन जब यहाँ पहुँच गया तो तब कहा जाएगा ना क्रॉस कर लिया। सही है, तो कितनी डिस्टेंस कवर करी, 300 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 300 इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सॉरी, वेलोसिटी कितनी रखी है 20, और टाइम पूछा है t, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 15 सेकंड में क्रॉस कर लिए। सही है। अगर कोई कहे कि प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है कोई, तो एक ऐसे करके है प्लेटफॉर्म, और ट्रेन आ रही है इधर से, और मुझको कहा जाएगा प्लेटफॉर्म क्रॉस करवाना है ट्रेन को, तो प्लेटफॉर्म की खुद की जो लेंथ है वो है मान लीजिए 500 मीटर, और इसकी जो लेंथ है ट्रेन की वो है 300 मीटर, सेम वही स्पीड से चली आ रही है मान लीजिए ऐसा। मुझको पूछा जाए कितना टाइम लगेगा प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, कब कहा जाएगा कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लिया, जब पूरी ट्रेन क्रॉस करके यहाँ पहुँच जाएगी तब। अब बताइए कितनी डिस्टेंस कवर कर ली। मान लीजिए इंजन को देखो, इंजन पहले यहाँ तक पहुँचा होगा, 500 मीटर चला, फिर ये कितना चल गया और आगे 300 और चल गया। तो जब किसी ऐसे एलिमेंट को पास करे जिसकी खुद की भी लेंथ हो, तो फिर टोटल लेंथ कितनी कवर करनी पड़ेगी उसको, इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ टोटल इतनी कवर करनी पड़ेगी। तो कितनी टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखूँ, 800, दैट शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड इनटू टाइम। तो t इज इक्वल टू निकाल पाऊंगा कितना, 40 सेकंड, इतना टाइम लिखना पड़ेगा भाई मुझको। ठीक है, तो जितने भी ये टाइप के सारे क्वेश्चन है यूनिफॉर्म मोशन के, जहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं दे रखा, वो सब तो हम इस इक्वेशन से कर लेते हैं, s इज इक्वल टू वी टी, इससे कर लेते हैं। एक तीसरी मोशन इसके बाद थी यूनिफॉर्मली
एक्सिलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब एक्सेलरेशन भी आ गया, एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन है? डी वी बाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो डी वी इज इक्वल टू क्या? ए डी टी, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो, लिमिट डालनी है, लिमिट डाल दो। टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे जो वेलोसिटी होती है उसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी यू, और आफ्टर सम टाइम जो वेलोसिटी होती है वो हो गई वी। तो बताइए, ये वी आ गया और लिमिट क्या रखोगे? यू से वी। ए तो कांस्टेंट है तो उसको तो बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन डी टी कितना आ जाएगा? टी जीरो टू टी, ऐसा। तो ये कितना हो गया? वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ऐसे वेलोसिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम और वेलोसिटी का रिलेशन है ये, ठीक है जी। तो ये है वेलोसिटी एंड टाइम का रिलेशन। तो जब कभी मुझको पूछा जाए कि इतनी देर बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इतनी देर बाद, या इतनी वेलोसिटी कितनी देर बाद हो जाएगी, ऐसा कुछ पूछा है तो वेलोसिटी टाइम का रिलेशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से लिखे जाएंगे वो, सही है। ग्राफ कैसा होगा इसका? वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाऊँ तो कैसा होगा? ये पढ़ चुके हैं हम। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस तरह का हो गया मान लीजिए। तो ये वाली पहली चीज़ क्या हो गई? टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी कितनी है? इसका स्लोप क्या देगा? एक्सीलरेशन, है ना। इसका स्लोप देगा एक्सीलरेशन। ये मोशन कैसे हुई? एक्सीलरेटेड, ठीक है जी। अगर मान लीजिए इस तरह का है कोई, बताइए क्या डिफरेंस है? ग्राफ देख के क्या समझ में आ रहा है? रेस्ट से शुरू हो रही है ये, है ना। ये है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है जी। ये भी स्ट्रेट लाइन है, देखिए ऐसे, बताइए ये स्ट्रेट लाइन है, डी एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी लगातार घटती जा रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी ऐसा, तो ये कैसी हो रही है? डी एक्सीलरेट, डी एक्सेलरेट हो रही है भाई, सही है क्या? ऐसे ग्राफ पता होना चाहिए अपने को कैसे होते हैं, ठीक है। पहली इक्वेशन ये हो गई। v को तो डी एस अपॉन डी टी भी लिख लेते, तो डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यू प्लस ए टी के साथ डी टी और एक लिख दिया डी एस, इंटीग्रेट कर दिया, सही है। टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो पे चलना शुरू किया, मान लीजिए ज़ीरो से चलना शुरू किया, ओरिजिन से चलना शुरू किया। हो सकता है कोई चीज़ ओरिजिन से ना भी चलती हो, तो जहाँ से चलती है उसके कोऑर्डिनेट डाल दोगे, ठीक है जी। टाइम t, तो ये कितना हो गया? s, ठीक है। बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? ज़ीरो टू s। ये कितना आ जाएगा? u, बोलो, इंटीग्रेशन डी टी प्लस a है कांस्टेंट t डी टी, ऐसा आ जाएगा क्या? सही। अब u तो इनिशियल वेलोसिटी है जिससे चलना शुरू किया था, तो उससे एक बार चल लिए तो उसे चेंज थोड़ी कर पाओगे वापस जाके पास्ट में, तो इसलिए वो तो हो गई कांस्टेंट। ये कितना आ जाएगा तो बताओ? u t प्लस a, ये कितना हो गया? टी स्क्वायर बाई टू। लिमिट डालोगे इस पर ज़ीरो टू t, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कुछ खास। हाफ ए टी स्क्वायर इज s। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन। तो जब भी कभी मुझे टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो भाई ये वाला रिलेशन यूज होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम, सही है क्या? सही। तो जब भी कभी आप इस फॉर्मेट की कोई भी इक्वेशन देखो तो आप समझ जाओ कि ये क्या चीज़ है। कि जैसे मुझे ऐसी कोई इक्वेशन दिखाई दे, इस तरह कोई इक्वेशन दिखाई दे मुझको, तो इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टी की पावर मैक्सिमम कहाँ तक जाती है? यहाँ पे भी कहाँ तक जा रही है? स्क्वायर तक, ठीक है। जब मोशन होती है यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट, तो टी की पावर मैक्सिमम कितने तक जाती है? 1 तक। जब होती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो टी की पावर मैक्सिमम कहाँ तक जाती है? 2 तक। अगर ये वाला टर्म ना होता तो ये क्या मोशन कही जाती? यूनिफॉर्म मोशन। ये वाला टर्म है तो क्या कही जाएगी? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब मुझे कोई पूछे कि ऐसी कोई मोशन चल रही है, एक्सेलरेशन वगैरह बता दो इसका क्या है,
इसको इसके साथ कंपेयर कर दो, तो u की जगह क्या लिखा हुआ है, दो। a बाई 2 की जगह क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन कितना हुआ था, अच्छा ठीक है, ये कॉमन गलती कर लेते हैं हम, है ना, कि इसे एक्सेलरेशन समझ लेते हैं, बल्कि एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, इसका डबल होना चाहिए, सही है। अब बताइए इसका ग्राफ कैसा होगा, s और t का ग्राफ कैसा होगा। s और t का ग्राफ, शेप बता दो, बाकी देखा जाएगा। पैराबोला भाई, 4 प्रकार के पैराबोला थे, लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है भाई। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टाइप का था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स टाइप का था, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई टाइप का था, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई टाइप का था, 4 तरह के थे, ठीक है। कोई कहे कि नहीं मैं तो ऐसा लिखूंगा इसको, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखूंगा, या वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है सेम ही तो बात है ऐसा। तो ये वाला किधर की तरफ होता है दोस्त, ये होता है, ये किधर होता है, ये किधर होता है, ऊपर, ये कहाँ होता है, नीचे, है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है, एक्स ऐसा होता है, ठीक है। तो पहले तो बेसिक ये पता होना चाहिए कि हाँ क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ का मतलब कैसे होता है, पैराबोला होगा, सही। कौन सा होगा अब इनमें से, तो इसको मैं क्या समझूं, y, ठीक है क्या, इसको मैं समझूं कि ये तो y का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, x का, तो y x स्क्वायर ऐसा है, किस इक्वेशन में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो y x स्क्वायर कैसा पैराबोला होना चाहिए, अपवर्ड पैराबोला होना चाहिए, तो इस तरह का पैराबोला होना चाहिए ऐसा, ठीक है क्या, बताइए x, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं तो शेप देख रहा हूँ क्या है, क्या मैं इसको बंद करके एक कंप्लीट एक टी के स्क्वायर वाला टर्म बना सकता हूँ, है ना। कहीं पे अगर ऐसा लिखा है 2t प्लस टी स्क्वायर लिखा है, मैं इसमें +1 कर दूँ -1 कर दूँ, तो क्या इस पूरे को इकट्ठा करके मैं t+1 का स्क्वायर टर्म बना पाऊंगा, सही है क्या। तो ये तो t का एक सिंगल स्क्वायर टर्म बन सकता है ना, होल स्क्वायर बना दूँ तो क्या चीज़ प्लस माइनस करनी है वो देखना है बस तुमको, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझको, मुझे तो शेप देखनी है कि किधर का मुंह किधर करूँ इसका, तो किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ, सही बात, अरे ठीक है, ओके ऐसा करके हो गया। डिफरेंस क्या पड़ेगा, इस वाले टर्म से क्या डिफरेंस आएगा, ऐसा देखना है मुझको। मान लीजिए कि ये सिर्फ ऐसा होता, बस ऐसा होता, इसका मतलब इसका जो टर्म है वो 0 है, इनिशियल वाला, ठीक है। ये वाला जो टर्म है क्या चीज़ को दिखाता है, u को, टाइम तो 0 होगा नहीं इंस्टेंटेनियसली जब शुरू होगी बॉडी तभी 0 होगा टाइम, तो u 0 है, इसका मतलब अगर ये वाली चीज़ देख रहा हूँ तो इसका मतलब रेस्ट से शुरू कर रही है, और ये वाली चीज़ जो शुरू कर रही है वो रेस्ट से शुरू नहीं कर रही, वो u इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड से शुरू कर रही है, ठीक है। तो ग्राफ कैसा होना चाहिए इसका, अपवर्ड ही होना चाहिए भाई, शक्ल तो ऊपर ही बता रही है ना इसकी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का ही तो है, तो शक्ल तो ये कह रही है ऊपर होना चाहिए, सही है। लेकिन इस बात को कैसे दिखाऊं कि u, इसमें तो 2 था लेकिन इसमें u 0 है, इसको कैसे दिखाऊं तो हमको जानना पड़ेगा इसका स्लोप क्या देता है, इसका स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। तो कहीं पे अगर वेलोसिटी 0 है इसका मतलब स्लोप क्या होना चाहिए, 0, है ना। इसका स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, एस टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, और अगर कहीं पे स्लोप 0 है तो इसका मतलब वेलोसिटी 0 है, सही बात। तो इस वाले केस में जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 नहीं थी, तो इसलिए टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जब आप यहाँ पे देख रहे हो इस जगह पे स्लोप 0 नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ स्लोप है, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए बनाना है मुझे ग्राफ को, सही। तो मैं जब यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा ऐसे, ऐसे चिपक के उठेगा बिल्कुल इससे, जिससे कि इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पे स्लोप कैसा दिखे, 0, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। ये है डिफरेंस भाई, बहुत ही माइन्यूट छोटा डिफरेंस है दोनों में, समझ रहे हो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 कैसे दिखाऊं मैं, तो एस टी ग्राफ का स्लोप टाइम t इज इक्वल टू 0 पे बिल्कुल चिपका के ऐसे 0 से तब शुरू करना पड़ेगा, और ये वहीं से शुरू होगा, यहीं से ऐसे शुरू होगा ये, और ये कैसे शुरू होगा, ऐसे, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा कैसे होगा।
इनिशियल वेलोसिटी अगर किसी की बहुत ज़्यादा हो तो वो ये और खड़ा होगा ऐसे, और तब शुरू हो जाएगा ऐसे यहीं से। ठीक बात? बोलो। अरे सही है, बोलो भाई। ओके, चले। तो हम यहाँ तक समझ गए, इसमें कुछ चेंज करना है मुझको? नहीं, ये हटा दो क्या? ओके, तो नोट करोगे तुम अभी? नहीं, सारी चीज़ नोट करनी है भाई। हाँ, सब कुछ इस पे बेस करके डायरेक्टली सवाल होते हैं, पूरा नोट करना है ये। अगर पार्टिकल टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ओरिजिन से शुरू नहीं करे, पार्टिकल डजंट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्या चेंज आएगा? u प्लस ए टी डी टी, ये वाली चीज़ काफ़ी जगह पे आती है ये भी, कि जब टाइम t इज इक्वल टू 0 चलना शुरू किया उस टाइम ओरिजिन पे नहीं था, कहीं थोड़ा आगे पीछे कहीं पे भी था, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा इससे बताइए? यहाँ पे लिमिट डालोगे तो यहाँ पे क्या आएगी? एस नॉट। तो जब यहाँ पे एस माइनस ज़ीरो लिख रहे थे तुम लिमिट रखने के बाद, अब क्या लिखोगे? एस माइनस एस नॉट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। ये क्या चीज़ है बोलो? ये है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम टी, क्योंकि यहाँ तुमने क्या लिमिट रखी है? टी। तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पहले कहाँ था अब कहाँ पहुँच गया, उनका जो डिफरेंस है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए कुछ ऐसा था, मान कि पहले पार्टिकल यहाँ था एस नॉट जगह पे, और टी टाइम बाद वहाँ पहुँच गया, तो ये जो जगह हुई ये हुई एस नॉट एस, तो डिस्प्लेसमेंट कौन हुआ? ये हुआ ना, तो एस माइनस एस नॉट, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। सही है? तो अब या तो आप ये कहो कि मैं तो ये वाली इक्वेशन लिखूंगा, ये निकाल लूंगा, एस इज इक्वल टू डी हाफ ए डी स्क्वायर करके ये निकाल लूंगा, और फिर उसकी जो पोजीशन है वो देखने के लिए ये वाली चीज़ जोड़ दूंगा उसमें जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, बात तो बराबर ही हुई। या फिर ये वाला फॉर्मूला चलेगा कि एस इज इक्वल टू एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मोस्ट जनरल इक्वेशन जो है वो ऐसा करके लिखी जाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल कहीं पे तुमको ऐसा लिखा दिखाई दे 2 प्लस 3t प्लस 4t स्क्वायर, ऐसा, यानी कि एक टर्म तुम्हें वो दिखाई दे जिसमें कि t नहीं है, t की पावर 0 है यहाँ पे। ठीक है, तो t की पावर 0 वाला जो टर्म है इसका मतलब वो क्या हुआ? ओरिजिन से शुरू नहीं कर रहा अगर वो टर्म आ रहा था। इसमें ये वाला टर्म नहीं था, इसका मतलब ये कहाँ से शुरू कर रहा है? ओरिजिन से। इसमें टाइम t इक्वल टू 0 रख के देखो, इसमें टाइम t इक्वल टू 0 रखोगे तो एस कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब कहाँ से शुरू कर रहा है? ओरिजिन से। इसमें टाइम t इक्वल टू 0 रखूँ तो एस इज इक्वल टू 2 आएगा, इसका मतलब ओरिजिन से शुरू नहीं कर रहा। तो इसमें इनिशियल पोजीशन क्या हुई उसकी? 2। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई? 3, और एक्सेलरेशन क्या हुआ उसका? 8। a/2 इज इक्वल टू 4 है तो 8। इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनेगा? ये वाले ग्राफ कैसे थे? टाइम t इज इक्वल टू 0 पे s 0 था तो ओरिजिन से शुरू कर रहा था ग्राफ। इसमें ओरिजिन से शुरू नहीं करेगा, कहाँ से करेगा? तो भाई थोड़ा, ये वाली वैल्यू कितनी है? 2 s, और ये t, समझे क्या? चलेगा। अगर और कुछ हल्का कुछ चेंज कर दे उसके साथ ग्राफ, तब कैसे करूँगा? जैसे कि हमको दे दिया जाए कहीं पे कि s इज इक्वल टू 2t माइनस 3t स्क्वायर, ऐसा दे दिया जाए, तो इनिशियल वेलोसिटी कैसी है? स्लोप, ये इनिशियल वेलोसिटी है u, तो ये कैसा है? पॉजिटिव। एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव। ऐसा, तो ये इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, इसका मतलब क्या? वेलोसिटी लगातार घटती जा रही होगी, कम हो रही होगी वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी कौन होती है एसटी ग्राफ में? तो स्लोप लगातार घटता जा रहा होगा। ठीक है, ये देख के क्या लग रहा है कि किधर इसका फेस किधर होना चाहिए? इसका नेगेटिव है, नेगेटिव है तो किधर होता है? नीचे की तरफ होता है तब तो। सही है क्या?
अब ये सारी चीज़ें इकट्ठी करते हुए एक ग्राफ बनाओ। यस, ऐसा है। ये कैसा लग रहा है? u पॉजिटिव और एक्सेलरेशन कैसा? -6। यानी कि बॉडी चलना तो इधर शुरू करती है, लेकिन एक्सेलरेशन कहाँ है उसका? पीछे की तरफ। पीछे की तरफ है तो क्या धीरे धीरे कहीं जाके वेलोसिटी को जीरो कर लेगी, वापस चल पड़ेगी यहाँ से। ऐसा टाइप का हो गया। जैसे ग्रेविटी में कोई चीज़ तुमने ऊपर फेंकी हो, धीरे धीरे वेलोसिटी कम हुई और फिर वापस आ गई नीचे, इस तरह का चलेगा। तो अब सोचो कि इनिशियली स्लोप कितना है? 2, फिर धीरे धीरे जाकर तुम्हें स्लोप क्या करना है? 0। वेलोसिटी जीरो करनी है, स्लोप जीरो करना है, और फिर स्लोप कैसा करना है? नेगेटिव। तो कैसा ग्राफ होना चाहिए? या यहाँ से शक्ल दिखाई दे रही है इसकी, क्या होना चाहिए? क्या ये ओरिजिन से पास होना चाहिए? यस। टाइम t = 0 रख दो तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब ओरिजिन से पास होना चाहिए। उसके बाद इसकी शक्ल किधर होनी चाहिए? नीचे की तरफ। y = -x² टाइप का है, तो नीचे की तरफ का होना चाहिए। इनिशियल स्लोप कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, ऐसा हो। समझे क्या? ऐसा। वेलोसिटी 0 हो गई एक इंस्टेंट पे, ये देखो यहाँ पे स्लोप कितना है? 0। इनिशियली स्लोप कितना था? ये था स्लोप इनिशियली। क्या स्लोप धीरे धीरे ऐसे करके कम होता जा रहा है और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में स्लोप बढ़ रहा है। समझो? ये हो गया इसका ग्राफ। समझ पा रहे हो? इसमें हमने दिखाने की कोशिश की है इनिशियल वेलोसिटी है तो कैसे दिखाते हैं, नहीं है तो कैसे दिखाते हैं। इसमें हमने दिखाने की कोशिश की है जो ओरिजिन से शुरू ना करे उसे कैसे दिखाते हैं। इसमें हमने दिखाने की कोशिश की है कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो शक्ल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसा। ठीक बात है? चलिए, मतलब ये मैक्सिमम चीज़ है। अगर कोई कहीं कुछ भी पूछेगा तो इससे ज़्यादा ग्राफ में और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ग्राफ जब भी हो सिर्फ 3 चीज़ ही पूछी जा सकती हैं, सिर्फ 3 ही चीज़ करनी है अगर ग्राफ आ जाए तो। नंबर 1 स्लोप, जैसे हम जगह जगह पे स्लोप देख रहे हैं। दूसरी चीज़ एरिया क्या देता है, ठीक है। जैसे कि इसका एरिया पूछे मुझको कोई, क्या देगा कि ये वाला एरिया क्या देगा बताइए? मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। तो ये देगा डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। इसमें एरिया मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, मीटर सेकंड क्या होता है? कुछ भी नहीं, मीटर पर सेकंड होती है ना वेलोसिटी, तो ठीक है। मीटर सेकंड कुछ भी नहीं देता, तो इसके एरिया से कुछ नहीं मिलेगा मुझको। इसके एरिया से क्या मिलेगा? मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड काटा क्या बचा? मीटर। डिस्प्लेसमेंट देगा इसका एरिया, करेक्ट है? ऐसा, ठीक है। ये नोट करो। चलो नेक्स्ट लिखे, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, इसका क्या मतलब हुआ कि जो एक्सिलरेशन है वो भी वेरिएबल है, ठीक है। तो देखिए ये हर प्रकार के पढ़ ली हमने सारी मोशन। अब कैसे कैसे वेरिएबल हो सकता है एक्सिलरेशन? टाइम एक्सिलरेशन का ग्राफ है, मान लीजिए कि ऐसा है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रहा है। टाइम ये वेरी है, टाइम इतना तो ये, टाइम ये तो ये, बढ़ रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है। डिक्रीज कर रहा हूँ ऐसे, घट रहा होगा, सही है। कि पहले कितना था? 5 था, 4, 3, 2, 1, ऐसे होता जा रहा, घट रहा है एक्सेलरेशन। तो इसमें एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, इसमें एक्सेलरेशन घट रहा है, सही। क्या इसे डी एक्सेलरेशन कहेंगे? नहीं। एक्सेलरेशन घट ही तो रहा है। पहले कितना था? 5, फिर कितना हो गया? 4, फिर कितना हो गया? 3, फिर कितना हो गया? 2। नेगेटिव थोड़ा ही है, हाँ सही है। और इसमें क्या था पहले? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, सही। बताइए इसमें वेलोसिटी के बारे में क्या बताओगे? वेलोसिटी बढ़ रही होगी, घट रही होगी? बढ़ रही होगी, लगातार बढ़ रही होगी, सही है। पहले जब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, किसमें होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो जब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था तो रेट ऑफ चेंज कितना था? 1 मीटर पर सेकंड बढ़ती थी हर सेकंड में। जब बढ़ बढ़ के हो गया 2, इसका मतलब अब हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ती है। जब ये 3 हो गया तो इसका मतलब अब हर सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड बढ़ती है वेलोसिटी। बढ़ रही थी, इसमें वेलोसिटी बढ़ रही होगी, घट रही होगी? बढ़ रही होगी। लेकिन
बढ़ने का रेट कम होता जाएगा। पहले एक्सेलरेशन कितना था 5, इसका मतलब हर सेकंड वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड बढ़ती थी, फिर घट का एक्सेलरेशन 4 हो गया, तो अब कितनी बढ़ती है वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड अब बढ़ तो रही है अभी भी, सही है। तो डी एक्सेलरेशन नहीं है, ये बात समझ में नहीं आती लोगों को आराम से। वेलोसिटी इसमें लगातार बढ़ रही है, इसमें वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसमें रेट ऑफ बढ़ना बढ़ता जा रहा है, इसमें रेट ऑफ वेलोसिटी का बढ़ना कम होता जा रहा है। कम रेट से बढ़ रही है लेकिन बढ़ रही है। गेम समझ रहे हो क्या? इन दोनों का मतलब ये हुआ, ठीक है। इस पे हाँ, डी एक्सेलरेशन का मतलब है जहाँ वेलोसिटी घटती हो। वो कैसे हो सकता है? अगर एक्सेलरेशन इधर की तरफ है और वेलोसिटी इधर है, पक्का घटेगी, सही है। इफ दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर तब वेलोसिटी घटेगी। तो ये हुआ तीसरा वाली मोशन। उसके ग्राफ्स कैसे दिखाई देंगे एक्सेलरेशन का टाइम के साथ? फाइन, सॉल्व कैसे करूँगा? इसकी इक्वेशन कैसी होती है? जैसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो भाई ये इक्वेशन होती है, फर्स्ट इक्वेशन वो होती है ना। इसके लिए क्या इक्वेशन होती है? इसके लिए कोई इक्वेशन नहीं होती अलग से, इसके लिए हमको बस उसी फॉर्मूले पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो जब भी कभी ऐसी चीज़ आ जाए, बस मेरे पास या तो ये फॉर्मूला है और या तो मेरे पास ये फॉर्मूला है। सिर्फ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से ही सॉल्व कर सकता हूँ और कोई फॉर्मूला नहीं मेरे पास, समझेगा? इसमें बताइए ए और टी में जो रिलेशन होगा वो किस प्रकार का होगा? क्या ए प्रोपोर्शनल टू टी टाइप का होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। ये वाला भी कैसा होगा? टी की 1 पावर पे डिपेंड करता होगा, ऐसे करके। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जाए तो हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है उसमें, है ना। ये कैसा ग्राफ हो गया? इस टाइप का ग्राफ हो गया कुछ, तो ठीक है। एक्सेलरेशन ऐसे करके वेरी कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उनको क्या है, बढ़ तो रहा ही है, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ भी रिलेशन हो सकता है, टी की पावर 3, टी की पावर 4, कुछ भी रिलेशन हो सकता है। तो भाई सब कुछ इसी इक्वेशन से सॉल्व होगा, बस यही है जिससे काम हो सकता है, सही है। तो ये तो लिमिटेड हो गया इतना ही कि बस ये वाली चीज़ एक ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन घट रहा है तो वेलोसिटी घट रही होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सेलरेशन अगर मैग्नीट्यूड में घट रहा है तो वेलोसिटी बढ़ ही रही होगी, कम नहीं हो रही होगी। अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हुए तो फिर वेलोसिटी कम हो रही होगी, ठीक है। तो ठीक है भाई, तो तुमने हर एक की इक्वेशंस देखी हैं, तुमने हर एक के ग्राफ देखे हैं, ठीक है। उनके ग्राफ क्या क्या चीज़ देते हैं ये देखा है तुमने, ठीक बात। चलिए, सबसे पहला वाला सब इकट्ठा कर रहा हूँ एक जगह पे, रेस्ट। सबसे पहली चीज़ थी रेस्ट। रेस्ट में बताइए टी और एस का ग्राफ कैसा होगा? क्या एस कांस्टेंट रहता होगा, चेंज नहीं हो रहा, अभी तो रेस्ट है। वीटी का ग्राफ कैसा होता होगा इसका? रेस्ट वेलोसिटी कैसी होती होगी? 0 होती होगी। कहाँ ड्रॉ की जाएगी तो बताइए? यहाँ पर ड्रॉ की जाएगी, इस जगह पे, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होता होगा इसका? यही होता होगा, इसी पे लिख दूँ क्या? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो इसका होगा वो 0, ऐसे करके होगा। इसमें कोई इक्वेशन भी नहीं है। क्या इक्वेशन है? बस s इज इक्वल टू एस नॉट, जो भी चीज़ रहती है, ठीक है। इसको ध्यान रखना थोड़ा सा, ये वाली चीज़ को ध्यान रखना। अभी कहाँ पहुँचे हो? बस यहाँ तक, s इज इक्वल टू एस नॉट। अगली वाली चीज़ पे चलते हैं, रेस्ट। नंबर 1 रेस्ट। दूसरा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कौन सी होती है? जिसमें वेलोसिटी हो कांस्टेंट। वेलोसिटी को अगर तुम कांस्टेंट कह रहे हो और तुमसे कोई कहे कि वीटी का ग्राफ बता दो, ऐसा बनाओगे क्या? मान लीजिए यू थी, कांस्टेंट थी, तो सही बात है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या बताओगे? बिल्कुल सही बात है, एक्सेलरेशन है ही नहीं, 0 है, यहाँ है एक्सेलरेशन, तो सही। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बताओगे? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताइए कैसे? ये वाले के लिए बता दो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। रेस्ट से कैसे शुरू हो जाएगी यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म का मतलब तो हर जगह कांस्टेंट है स्पीड, तो रेस्ट से कहाँ शुरू हो जाएगी? ठीक है भाई, तो कैसा ग्राफ आएगा ये? या फिर तुम कहो कि ग्राफ के भाई मैं तो ओरिजिन से शुरू नहीं करता हूँ, यहाँ से कहीं, तो ऐसा हो सकता है, बट दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। इक्वेशन क्या लिखते हो इसके लिए?
v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए क्या इक्वेशन लिखते हो? s इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ ही देता है क्या डिस्प्लेसमेंट? तो एरिया क्या होगा? रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया? लंबाई गुणा चौड़ाई इतना हो गया, एस इज इक्वल टू यू टी। सही। अगर ये पहले से भी कुछ डिस्प्लेसमेंट था इसके अंदर तो वो एस नॉट प्लस यू टी करके लिखा जा सकता है। ये मान लो यहाँ पे इक्वेशन खींची मैंने ऐसे करके दे रहा हूँ, तो एस नॉट प्लस यू टी। अब देखो कहाँ पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। या फिर अगर तुम कहते हो मैं तो ये वाली इक्वेशन फॉलो कर रहा हूँ ओरिजिन से, तो ये पहुँचे यहाँ पे आए। सही है। ग्राफ समझ गए, तीनों इक्वेशन समझ गए, कौन कॉन्स्टेंट होता है ये समझ गए। तीसरे वाले पे चलते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड में क्या होता है? एक्सिलरेशन कांस्टेंट होता है, तो एक्सिलरेशन और टाइम का ग्राफ खींचा कुछ ऐसा आ जाएगा, तो मान लीजिए ये वाली वैल्यू हो गई कुछ ऐसे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नीचे खींच दूंगा। ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन ऐसा, u इज इक्वल टू 0, और ऐसा अगर u इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा खींचा जाएगा। कौन सा? हाँ ये भी हो सकता है, मतलब मैंने पॉजिटिव लिया है तो इसलिए तो मैं ऊपर बना रहा हूँ। मैं तो अगर मैंने ये नीचे बनाया होता तो फिर नीचे इधर बना रहा होता ऐसे करके। एस टी ग्राफ कैसा होगा इसका? एस टी ग्राफ अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी वाला टर्म नहीं है, तो क्या बचा? बस ये बचा। कैसा ग्राफ है? किस तरह से बनेगा? ऐसे, u इज इक्वल टू 0 चिपका के उठाना पड़ेगा। ठीक है। और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, u इज नॉट इक्वल टू 0, तो कैसे उठाना पड़ेगा? सीधा उठाना पड़ेगा वहीं से। ठीक बात है क्या? नेगेटिव एक्सेलरेशन अगर होता तो फिर इधर की तरफ बन रहा होता, सॉरी नीचे की तरफ बन रहा होता ऐसे ग्राफ। सही है। सिचुएशन समझ रहे हो? वो भी सारे बना दोगे इकट्ठे करके। ये हो गए एक सब। ठीक है। ये तो लिख लिया, हटा दो। अगर एक्सेलरेशन ऐसे बनाते हो कि टाइम टी एक्सेलरेशन, यहाँ बनाते हो एक्सेलरेशन नेगेटिव बनाते हो, तो फिर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, इसके वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। वो कैसा है? नेगेटिव। इसका मतलब स्लोप कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है। एस टी ग्राफ कैसा होगा इसका? वेलोसिटी घटती जा रही है, कम होती जा रही है। एस टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी घटती जा रही है, इसका मतलब स्लोप घटना चाहिए, ऐसा। ठीक है। समझ गए भाई? ओके। अब देख लो किसका स्लोप क्या देता है, ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता होनी चाहिए। अच्छा, इक्वेशंस पे आ जाओ। इसके लिए इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? ये वाली इक्वेशन कैसे लिखी जाती है इसके लिए? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखी जाती है। इसमें रिलेशन कैसे लिखा जाता है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है। इनके लिए भी सेम ही रहेंगी इक्वेशन, बस नेगेटिव आ जाएगी। यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, वी माइनस यू माइनस ए टी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। अब इक्वेशन देखो, तुम यहाँ तक पहुँच गए हो। ठीक है। सारा सब कुछ इकट्ठा करो शुरू से, यहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं एक साथ सब। अगर s है एस नॉट ऐसा, तो क्या है? रेस्ट। अगर है यूनिफॉर्म मोशन, तो क्या है? s इज इक्वल टू एस नॉट प्लस यू टी, या एस नॉट मत लिखो, अगर ओरिजिन से शुरू करो मत लिखो। यहाँ पे टी की पावर कितनी गई है? मैक्सिमम। यहाँ पे मैक्सिमम कितनी गई है? यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। बताइए क्या इक्वेशन होती है? एस नॉट यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। कहाँ तक गई है टी की पावर? 2 तक। और चौथी, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड
मोशन, तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू एस नॉट यू टी हाफ ए टी स्क्वायर प्लस कुछ बी टी क्यूब, ऐसा कुछ आगे आगे कोई भी टर्म। तो यहाँ पे टी की पावर कितनी गई है, ग्रेटर देन 2। इक्वेशन देख के ये पहचानना कि वो कौन सी चीज़ की इक्वेशन है, ठीक है। अब जैसे मैं तुम्हें कोई एग्जांपल दे दूं कि भाई मुझको पहचान के बता दो कि ये इक्वेशन कौन सी मोशन की है, चलो बस इतना है, यूनिफॉर्म मोशन है, बस देख के दिख जाएगा एकदम तुरंत। इसमें मुझे कोई पूछे वेलोसिटी बता दो कितनी है, तो वेलोसिटी बता दो, इसका स्लोप कह दो, स्लोप कैसे निकलता है, डी एस अपॉन डी टी कर दो 5। तो या फिर कह दो कि टी का जो कोफिशिएंट होता है वही वेलोसिटी होता है, जल्दी करना है ऐसे कह दो, या एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो डी एस अपॉन डी टी करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। कोई तुमको ऐसा दे दे 2 माइनस 3t प्लस 5t स्क्वायर, कौन सी मोशन की इक्वेशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, -3, एक्सेलरेशन कितना है इसका 10, समझ रहे हो। ऐसा कोई मुझको पूछे कि इसकी वेलोसिटी बता दो, एक्सेलरेशन बता दो, एक बार डिफरेंशिएट करो, 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो इक्वेशन देख के ग्राफ का आइडिया, ग्राफ देख के इक्वेशन का आइडिया। जब भी टी के स्क्वायर में कोई पहुंच रहा होगा तो पैराबोला होगा, टी के स्क्वायर में कोई पहुंच रहा है तो पैराबोला है। सिंगल टी की पावर तक अगर कोई पहुंच रहा होगा, जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, क्या है स्ट्रेट लाइन, ये रे स्ट्रेट लाइन, एस इज इक्वल टू यू टी, तो है ये स्ट्रेट लाइन है, ये देखो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन दिखी तो तुरंत कहाँ तक जानी चाहिए, टी की पावर 1 तक। पैराबोला दिखा कहाँ तक जानी चाहिए, 2 तक, उसके आगे हो गया नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। और मुझे देखो किसके डिफरेंशिएशन से क्या मिलता है, एस को एक बार डी बाई डी टी कर दो तो क्या मिलेगा, उसको एक बार डी बाई डी टी कर दो तो क्या मिलेगा, सही बात। उल्टा एक्सेलरेशन को एक बार इंटीग्रेट कर दो, वेलोसिटी, वेलोसिटी को एक बार इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। ये वो लाइन ऑफ एक्शन हो गई जहां पे मुझे क्वेश्चन में चलना है। कोई मुझे वेलोसिटी देके एक्सेलरेशन पूछेगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा, और कोई मुझे वेलोसिटी देके डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो इंटीग्रेट कर दूंगा। ये मेरा लाइन हो गया कि मुझे चलना कैसे है, ठीक बात है, ओके। वीटी का ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ये वाली वीटी का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को एक बार डिफरेंशिएट करो तो क्या आता है, कांस्टेंट स्लोप, इसको एक बार इंटीग्रेट करो तो क्या आता है, पैराबोला, ठीक है। अब सिचुएशन समझो, इसमें देखिए पहले वाला केस, ये वाला, ये कैसी है, स्ट्रेट लाइन, ऐसे स्लोप, उसमें जब एक टी घुस गया आगे तो कैसे बन गई, स्लोप वाली लाइन, उसमें एक और टी बैठ गया आगे तो कैसे बन गया, पैराबोला, ऐसे या फिर ऐसे पैराबोला, ठीक है। और इसको देखो, इसका इंटीग्रेशन करो, ऐसी लाइन को दे रखी है उसका इंटीग्रेशन करो तो क्या आना चाहिए, पैराबोला, क्योंकि इंटीग्रेशन करने से टी की पावर 1 बढ़ती है और डिफरेंशिएशन करने से टी की पावर 1 कम होती है। तो अगर वीटी का ग्राफ ये वाला है, इसका मतलब ये इक्वेशन है, इसका तुमको वो इंटीग्रेशन करने को बोल रहा था, टी की पावर बढ़ेगी, एक बढ़ के कहाँ पहुंच जाएगी, स्क्वायर पे, स्क्वायर का मतलब पैराबोला। अगर डिफरेंशिएशन करने को बोला तो टी की पावर 1 घटती है तो ये साफ हो जाएगी, साफ हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, 0, मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है भाई। ये है इसके पीछे का सारा मैथ्स भाई, ये इक्वेशन, ये सारे ग्राफ, सब कुछ बैठ गया भाई इसके अंदर, बोलो, ठीक है। और ये है पूरा फाइनल कंक्लूजन जो भी कुछ हमने पढ़ा है उसका, ठीक है, नोट करो। इससे बाहर तुम्हारे से कोई ग्राफ नहीं पूछा जा रहा, ठीक है, या कोई इक्वेशन नहीं आ रही है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एक हमने डराइव नहीं करी है, वो हम और डराइव कर लेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और करना है इसे इंटीग्रेट, देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है अगर, तो वी डी वी अपॉन डी एस इज इक्वल टू ए। तो पहले हमने कौन सा लिखा था, हमने लिखा था डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए, तो उससे कौन सी आई थी, फर्स्ट इक्वेशन। वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन आया था उससे, तो फर्स्ट इक्वेशन होती है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन थर्ड इक्वेशन में कहीं टाइम नहीं आता, तो मैं एक्सेलरेशन की जगह कौन सा फॉर्मूला लिखूँ, वी डी वी अपॉन डी एस, ये और लिख रहा हूँ। तो इसको कर दिया मैंने एक बार
इंटीग्रेट यू वी, ये कितना हो गया ए और साथ में एस, लिमिट 0 टू एस। ये देखना कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एस। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस। ये हुआ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, कोई भी सवाल तुमको दिया जाएगा तो पहले तो यही पता होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन लगानी है। तो क्या पूछा है, क्या दिया हुआ है, उसके बेसिस पे डिसाइड करूँगा कौन सी इक्वेशन लगानी है। तो पहली इक्वेशन है वेलोसिटी टाइम, दूसरी है डिस्प्लेसमेंट टाइम, और तीसरी वाली है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो तीन चीज़ें हैं बेसिकली, वेलोसिटी, टाइम और डिस्प्लेसमेंट, उनके रिलेशन है तीनों इक्वेशन। कब? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता हो तब। ठीक है, अभी इसमें तुमको कोई पूछे कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा आएगा, बताइए। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा आएगा? कौन सा पैराबोला? लेफ्ट राइट अप डाउन, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया y और ये हो गया x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टाइप का कुछ है, इस टाइप का इधर की तरफ आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये तो कब हुआ, जब s इज इक्वल टू 0 पे u भी 0 होता हो तब हुआ है, तो है ना। ये कब के लिए है, जब u 0 हो, इनिशियल उससे शुरू कर रहे हो। लेकिन अगर यहाँ से नहीं है तो थोड़ा ऊपर से शुरू करोगे। ठीक है भाई, यहाँ से शुरू करोगे। ये वाली वेलोसिटी इनिशियल हो गई u s, ऐसा। ठीक क्यों नहीं चल रहा मेरा हाथ? इस तरह कुछ हो गया, ये हो गई u, इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा टाइप का हो गया कुछ। ठीक है भाई, ये हो गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेसिकली मेजर पोर्शन ऑफ द चैप्टर जो है वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। थोड़ा थोड़ा सा उसमें नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड भी आएगा, तो लिमिटेड है बहुत, बस इस वाले फॉर्मूले पे ही काम कर सकता हूँ और कुछ नहीं मेरे पास काम करने को। यूनिफॉर्म मोशन कुछ भी आएगा तो वो एवरेज वेलोसिटी, वो सारे सवाल जो हमने किए थे वो सब इसके अंदर आ गए वो सब। ठीक है, रेस्ट के बारे में तो कोई क्या ही कह रहा है यार, ऐसा। तो ये सब हो गया दोस्त। ठीक है, अच्छा बताओ, इसमें अगर ये वाला एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी टाइम क्या आएगा इसका? ये खुद स्ट्रेट लाइन है भाई। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंटीग्रेशन पैराबोला। इसमें ए और टी में रिलेशन कैसा है? ए प्रोपोर्शनल टू टी जैसा रिलेशन है, और इस चीज का इंटीग्रेशन करने से वेलोसिटी आएगी, है ना। एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करने से वेलोसिटी आएगी, तो क्या टी की पावर एक बढ़ जाएगी, टी की पावर एक बढ़ जाएगी तो स्क्वायर हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी तो पैराबोला। इसका इंटीग्रेशन कौन है, ये समझ रहे हो? चलिए, ऐसा क्या हो गया है? ठीक है भाई, तो वे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पे आते हैं अब सीधा। ठीक है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीन इक्वेशन। कंडीशन पता होनी चाहिए कि कब ये लगेंगी कब ये नहीं लगेंगी। कंडीशंस टू अप्लाई, बताइए क्या कंडीशन है इनकी। नंबर 1, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए तभी लगेंगी, नहीं तो नहीं लगेंगी। अब वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन चाहे कहीं भी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में ये वाली इक्वेशन लगती हैं, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो कांस्टेंट फोर्स है, क्यू इंटू ई। उसमें मास से डिवाइड कर दो तो एक्सीलरेशन आएगा। अब मास भी कांस्टेंट होता है, तो क्यू इंटू ई कांस्टेंट अपॉन मास भी कांस्टेंट, क्या हो गया, एक्सीलरेशन। यहाँ लग जाती है वाली इक्वेशन। ठीक है क्या? तो वहाँ पे ये वाली इक्वेशंस के थ्रू काम होता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा, मोशन कैसी होनी चाहिए?
मोशन शुड बी स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है जी, ये कंडीशन पूरी तरह से ट्रू नहीं है, इस चैप्टर में बात कर रहे हो इसलिए हम कह रहे हैं कि मोशन शुड बी स्ट्रेट, चैप्टर का नाम ही है स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है जी, ये पूरी तरह ट्रू नहीं है ये वाली चीज़, बट जहाँ पे ट्रू नहीं होगी मैं वहाँ आगे बताऊंगा, बट अभी के लिए हम मानेंगे कि ये कंडीशन वैलिड है। तो जब भी कोई स्ट्रेट लाइन मोशन हो रही हो, नंबर वन थिंग, दूसरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तब ये तीनों इक्वेशन वैलिड होंगी। अगर ऐसा ना हुआ तो भाई फिर अपना नॉर्मल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से काम करोगे। ये इक्वेशन भी तो वहीं से निकाली है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से निकाली है, लेकिन क्योंकि तुम्हारा मतलब ये वाला जो पोर्शन है तुम्हें ज़्यादा पढ़ना है तो इसलिए हमने फॉर्मूले पढ़ लिए, फिर इसके लिए फॉर्मूले से कर लेंगे। और अगर हर बार अलग अलग सिचुएशन आएगी तो भाई फिर मेरे पास कुछ नहीं, फिर मैं यही वाला काम करूँगा, बस एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी या वी डी वी अपॉन डी एस से काम करूँगा। यहाँ तक समझ गए? इसी में आगे चलते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी, ये इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली मोशन का एक बढ़िया एग्जाम्पल है, क्योंकि जो जी की वैल्यू होती है अर्थ के आसपास, वैसे तो चेंज होती है जी की वैल्यू, लेकिन अर्थ के आसपास जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। वो कितनी रहती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और भी वैल्यू याद रखना, 980, इस इन सब का काम पड़ता है भाई, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो जहाँ कहीं क्वेश्चन में फीट में चल रहा हो, FPS सिस्टम हो गया इसका मतलब हो, तो जी की वैल्यू 9.8 लेनी, फिर 32 लेनी है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चल रहा हो तो नॉर्मली ये वाला चलता है, सेंटीमीटर में चल रहा हो, CGS यूनिट चल रही हो तो 980 लेना है। फिर तो सोच समझ के लेना, ये वाली चीज़ नॉर्मली हम मिस कर जाते हैं। तो बहुत सारे सवालों में फीट में दे दिया, अगर अपने को वही आदत पड़ी हो 9.8 रखने की, फिर हम कहेंगे आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, तो वहाँ हमको 32 रखनी होती है जी की वैल्यू। इस वाली चीज़ को लगभग 10 भी लिख लेते हैं। ठीक है, वैसे अगर दे रखा है 10 तो यूज़ करना चाहिए, नहीं दे रखा तो नहीं यूज़ करना चाहिए, बट चलिए कैलकुलेशन आसान हो रही है तो भाई कर ही लेते हैं लोग फिर। ठीक है, ऐसा ये सब चीज़ हो गई भाई। मोशन अंडर ग्रेविटी से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने इस तरह करके कोई चीज़ को ऊपर की तरफ फेंक दिया, बॉल को यू स्पीड से। अच्छा, इसमें कहीं मास आ रहा है? नहीं, इसका मतलब मास इंडिपेंडेंट है। कोई तुमको कहे कि एक भारी बॉल फेंक दी यू स्पीड से और एक हल्की बॉल फेंक दी यू स्पीड से, तो दोनों क्या कम ज़्यादा हाइट तक जाएंगे? नहीं, सेम हाइट तक जाएंगे दोनों। ठीक बात है क्या? जी किधर की तरफ लगता है भाई? नीचे की तरफ लगता हो। तो ये कोई हार्ड ग्राउंड था, यहाँ से ऊपर फेंक दिया, तो ऐसे बॉल ऊपर जाती है, कहीं जाके अपनी वेलोसिटी ज़ीरो करती है, और फिर क्या इसी रास्ते वापस आ जाती है। ऐसा होता होगा। ठीक है, यहाँ से अगर कहूँ कि बाउंस बैक करे वापस, तो फिर वहीं तक जाएगी, वापस आएगी, प्रोवाइडेड कि इसकी वेलोसिटी का लॉस ना हो रहा हो, एनर्जी का लॉस ना हो रहा। हर टक्कर पे एनर्जी का लॉस होता है, तो हर बार कम हाइट तक जाएगी पहले के रेस्पेक्ट में, फिर सेटल हो जाएगी। सही है, लेकिन अगर नो एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा तो फिर सेम हाइट तक वापस जाएगी, यही चलता रहेगा। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता वैसे। ठीक है ना, ऐसा करके हुआ। तो जी किधर की तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ। यू कहाँ है? ऊपर। अगर मैं तुमको इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी पूछूं क्या है, कि टी टाइम बाद वेलोसिटी बता दो कितनी है, टी टाइम बाद, तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे? वेलोसिटी टाइम फर्स्ट इक्वेशन लगाओगे, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 8, ये वाली इक्वेशन लगाओगे। अब वैल्यू डालो इसमें, u कहाँ है? ऊपर की तरफ पॉजिटिव, a कहाँ है? नीचे की तरफ, तो माइनस जी इंटू टी। क्या हो गया? u माइनस जी टी, ऐसा। तो वेलोसिटी घट रही होगी क्या? वेलोसिटी कहाँ है? ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन कहाँ है? नीचे, तो वेलोसिटी कम हो रही होगी, तो धीरे धीरे कहीं जाते जाते वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, इसका ग्राफ बनाने को बोले मुझको, तो क्या ग्राफ बनाओगे इसका बताओ? कैसी? ऐसे कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? u, फिर कितनी हो गई? जीरो। कहाँ तक का ग्राफ हुआ ये? यहाँ से लेके इस वाले पॉइंट तक का ग्राफ है। उसके बाद का ग्राफ बनाने को बोले तो वापस अब जीरो से नीचे की तरफ ऐसा आएगी। तो क्या नीचे आते, मैं नीचे आने की लाइन साइड में बना रहा हूँ थोड़ी, क्या नीचे आते आते ऐसे वेलोसिटी बढ़ रही होगी, ऊपर जाते जाते कम हो रही थी, नीचे आते हुए बढ़ रही है। सही है, अब बताओ आगे ग्राफ बोलो।
वेलोसिटी पहले कहाँ थी, ऊपर, तो पॉजिटिव, अब नीचे की तरफ वेलोसिटी और बढ़ रही है तो फाइन। कैसे, ऐसे तो ना बनाऊँ, नहीं, किधर बनाऊँ, नीचे की तरफ बढ़ा दूँ उसको ऐसे, ठीक है। वी टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन जब ऊपर जा रही थी बॉडी तब किधर था, नीचे, और जब नीचे आ रही है तब किधर है, इसका मतलब स्लोप चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी, इसलिए स्लोप चेंज नहीं होगा। तो स्लोप जो यहाँ था वही स्लोप यहाँ होना चाहिए। ये स्लोप की वैल्यू कितनी है, 9.8, 9.8, 9.8 है। ये वाले स्लोप की वैल्यू भी 9.8 है। नेगेटिव है, नेगेटिव है, ठीक बात, क्योंकि नीचे देख रहा है इसलिए नेगेटिव है, समझ गए हो। यहाँ पे आई बॉल और ऐसे बाउंस बैक सेम स्पीड से, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, सेम स्पीड से। अब बताओ कैसे ग्राफ बनाओगे। ये वेलोसिटी बताओ कितनी हो गई होगी, माइनस यू। मैं यहाँ यू से गया, वापस यहाँ पे आ रहा था तो कितने से आया, यू से, फिर बाउंस बैक होके वापस जा रहा है इतने से। अब जैसे ही बाउंस बैक हुआ इधर, तो क्या तुरंत वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो गई, कहाँ हो गई वेलोसिटी, क्या ये पॉइंट तुरंत यहाँ पहुँच गया। इसके बाद तो यहाँ चलना है ना कार्यक्रम। फिर क्या होगा, वंस अगेन रिपीट दिस, तो रिपीट दिस, फिर उसके बाद वापस एक ठप्पा खाते यहाँ पहुँची, फिर रिपीट, ऐसे करके चल रहा होगा आराम में, सही है। ये तो हो गया आइडियल ग्राफ। प्रैक्टिकली कैसा होता होगा, प्रैक्टिकली तो कम होती जाती होगी, ठीक है। तो कम करो वेलोसिटी को, तो पहले कैसा आएगा, ऐसे, फिर ये कहाँ था, यहाँ पे, तो वहाँ तक नहीं जा पाएगी वेलोसिटी, पहले रहेगी, सही है। फिर अगले बाउंस बैक पे अब उतनी भी नहीं रही, उससे कम, सही है। अगले बाउंस बैक पे उससे भी कम, फिर अगले पे उससे भी कम, छोटा होता जाएगा ग्राफ। ये है वी टी का ग्राफ, ठीक है। ये है आइडियल और ये है प्रैक्टिकली ग्राफ कैसा होगा, बोलो, समझे क्या। ये है एक बाउंसिंग बॉल का वीटी ग्राफ। एटी ग्राफ कैसा होगा उसका, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, कभी भी चेंज नहीं हो रहा है एक्सेलरेशन, हमेशा कैसा है, कांस्टेंट। तो कैसा रहेगा, ये टाइम है, ये एक्सेलरेशन है, यहाँ रहेगा हमेशा -9.8 रहेगा हमेशा, ठीक है। एस टी ग्राफ कैसा होगा इसका, कैसा पैराबोला, ऊपर नीचे, इक्वेशन लिख लो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे तो बनेगा ग्राफ। वेलोसिटी टाइम पूछा था, पहले इक्वेशन लिखी थी। डिस्प्लेसमेंट टाइम पूछ रहा है, सेकंड लिखूंगा, तो कितना हो गया, यू टी प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, इंटू टी स्क्वायर। कैसे लिखूँ इसे, यू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 इज एस, सही है। तो भाई जी नेगेटिव है तो ये वाला पूरा टर्म नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब टी स्क्वायर नेगेटिव है, तो किधर होना चाहिए पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला होना चाहिए क्या, बोले। पहले डिस्प्लेसमेंट, इस वाले पॉइंट से देख रहा हूँ बैठ के, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा फिर कम हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट पहले मैक्सिमम तक होता है। इसका ग्राफ बताओ किधर होगा, डाउनवर्ड पैराबोला। और टाइम t इज इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, तो ओरिजिन से शुरू होगा, क्या ऐसा ग्राफ होगा। पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, ये देखो बढ़ा, फिर घटा, ऐसे घट घट के ये खत्म हो गया। लोग बोले भाई, समझ पा रहे हो इस तरह से। वंस अगेन, फिर इसके बाद कैसा होगा, फिर यही होगा, फिर अरे यही ऐसे ऐसे, इसके साथ वाला, प्रैक्टिकल के साथ वाला करोगे तो छोटा 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 और खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखें प्रैक्टिकली कुछ काम चल रहा है तो उसके लिए ग्राफ राफ ये सब चीज़ें कैसे बनती हैं, ठीक है, नोट करो। टेस्ट में पूछूंगा बेटे यही, फिर बना लियो, पैक कर रखा सामान है,